वेलकम टू द चैनल BGMS एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे MMR 1961 का चैप्टर 13 वेंटिलेशन। रेगुलेशन नंबर 131 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। ये जो मेटल का जो पेपर था फर्स्ट क्लास का अनरेस्ट्रिक्टेड, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि रेगुलेशन नंबर 131 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का रेगुलेशन नंबर कितना है। तो 131 अपने को याद रखना है। ड्यूटी ऑफ ओनर एजेंट और मैनेजर इन बिलो ग्राउंड माइंस फॉर सेक्यूरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन to clear away smoke, steam, and dust, to dilute noxious or flammable gases, and to render them harmless। जो ओनर एजेंट और मैनेजर की ड्यूटीज है कि जो अंडरग्राउंड माइंस में है वहाँ पे एडुकेट वेंटिलेशन मेंटेन हो। वहाँ पे जो कोई भी अगर स्मोक मतलब धुआं निकल रहा है, कोई स्टीम मतलब कोई भाप निकल रहा है, या फिर कोई डस्ट मतलब कोई भी डस्ट या फिर डाइल्यूट मतलब नॉक्सियस या फिर इन्फ्लेमेबल गैस निकल रही है, तो उसको डाइल्यूट करने की उसकी जिम्मेदारी है। और उसको हार्मलेस स्टेट में लाने की जिम्मेदारी है कि वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। टू प्रोवाइड एयर विद सफिशिएंट ऑक्सीजन हो, कि वो जो एयर जो पहुंचा है उसमें एक सफिशिएंट ऑक्सीजन हो। एंड टू प्रिवेंट एक्सेसिव राइज ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ पर्सन। मतलब उसका मतलब जो टेम्परेचर है वो इतना हाई ना हो, ना ही ह्यूमिडिटी हाई हो जिसकी वजह से जो हेल्थ ऑफ पर्सन है उनको इफेक्ट पड़े। तो ये ड्यूटी है ओनर एजेंट और मैनेजर की। ठीक है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। A place shall not be deemed to be safe in if the air contains either less than 19% of oxygen or more than 0.5% of carbon dioxide। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर 19% से कम है तो उसको सेफ प्लेस नहीं बोलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से अगर ज़्यादा है तो उसको सेफ प्लेस नहीं बोलना चाहिए। तो ऑक्सीजन कम से कम 19% या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अ प्लेस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सेफ इफ एनी नॉक्शियस गैस इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। अगर प्लेस को सेफ नहीं बोलेंगे अगर जो नॉक्शियस गैसेस जो प्रेजेंट है वो एक एक्सेस क्वांटिटी में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हो, और द इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट एट एनी पॉइंट एक्सेस 1.25%। और जो इन्फ्लेमेबल गैस है मतलब ऐसी गैस जिससे आग लग सकती है, तो वो गैस अगर कोई भी उसमें बहुत सारी गैसेस आती है वो 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेमेबल गैस 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन 19% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नहीं सॉरी ऑक्सीजन 19% से ज़्यादा होना चाहिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 132। रेगुलेशन नंबर 131 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। रेगुलेशन नंबर 132 मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड देयर फिटिंग। मैकेनिकल वेंटिलेटर मतलब जिससे हवा फेंकने वाला कोई भी चीज़ या फिर खींचने वाली कोई भी चीज़। एवरी मैकेनिकल वेंटिलेटर टू बी इंस्टॉल्ड इन फायर प्रूफ हाउसिंग। जो हर मैकेनिकल वेंटिलेटर जो भी अपन इंस्टॉल कर रहे हो फायर प्रूफ हाउसिंग में होना चाहिए, मतलब हर मैकेनिकल वेंटिलेटर फायर प्रूफ होना चाहिए। एंड शैल बी शो डिजाइन दैट द करंट ऑफ एयर कैन बी रिजर्व व्हेन नेसेसरी, नॉट ऑक्सिलरी फैन। और उसको ऐसा डिजाइन करना है कि जो करंट ऑफ एयर कैन बी रिजर्व, कैन बी रिवर्स्ड मतलब क्या होता है, अब समझ लो अपन मतलब इनटेक भेज रहे हैं और एक मतलब रिटर्न होता है, मतलब एग्जॉस्ट एयर। तो कभी भी अपन को जैसे अगर वो मतलब वो जो पंखे को अपन दोनों तरह के से यूज कर सकते हैं, मतलब फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्टेड फैन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। एट एवरी मेन मैकेनिकल वेंटर देयर शैल बी, हर मेन मैकेनिकल वेंटर में क्या क्या होना चाहिए। सूटेबल प्रेशर रिकॉर्डिंग गॉज और वाटर गॉज, एक सूटेबल जो प्रेशर भी रिकॉर्ड करे और जो पानी का लेवल भी रिकॉर्ड करे, वो सब होना चाहिए। एक प्रेशर रिकॉर्डिंग और वाटर गॉज। और स्पीड रिकॉर्डर फॉर द वेंटिलेटर, जो वो स्पीड अपना स्पीड रिकॉर्ड करे। सबसे पहले प्रेशर रिकॉर्ड करे और वाटर या फिर वाटर रिकॉर्ड करे, या और सेकंड पॉइंट बोलता है स्पीड रिकॉर्ड करे वेंटिलेटर के कितनी स्पीड पे घूम रहा है। At every shaft or range where mechanical ventilator is installed, there shall be properly constructed with air lock। मतलब एयर लॉक मतलब ऐसा होता होगा जिसमें से मतलब जो स्पीड ऑफ एयर है वो मतलब ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हर शाफ्ट या विंच जहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज हो रहा है तो उसके साथ में एयर लॉक रहना कंपलसरी है। एयर फ्लो बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर शेल एड नेचुरल वेंटिलेशन। जो एयर फ्लो है मैकेनिकल वेंटिलेटर से, वो एक नेचुरल वेंटिलेशन में मतलब हेल्प करे, मतलब नेचुरल वेंटिलेशन में हेल्प करने वाला है। कोई मैकेनिकल वेंटर की का यूज है कि नेचुरल वेंटिलेशन ही मेंटेन हो वहाँ पे।
अ मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी इन चार्ज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो एक चार्ज होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन के। वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इज यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर सर्कुलेटिंग इन एवरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट टू बी मेजर्ड एटलीस्ट वंस इन 30 days। यानी जो रेगुलेशन नंबर 132, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज हो रहा है तो वहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ एयर जो हर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में सर्व हो रही है, तो वहाँ पे 30 दिन में एक बार अपने को वेलोसिटी रिकॉर्ड करना है। मतलब जो एग्जामिनेशन है अपने जो वेलोसिटी को रिकॉर्ड कितने दिन में करेंगे, तो 30 दिन में एक बार अपने को वेलोसिटी चेक करना है और रिकॉर्ड करना है। अंडरग्राउंड माइंस के लिए रेगुलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन ओपन कास्ट वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेगुलेशन नंबर 132 133 स्टैंडिंग ऑर्डर्स। Every mine there shall be divided into such number of district or splits as to ensure a separate current of fresh air be made available in such district or split। हर माइंस में इतने डिस्ट्रिक्ट या फिर स्प्लिट डिवाइड होना चाहिए कि जो मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट करंट ऑफ फ्रेश एयर मिले। जैसे डिस्ट्रिक्ट और स्प्लिट है तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट करंट ऑफ फ्रेश एयर मिले। ठीक है। इनटेक एयर शेल ट्रेवल अवे फ्रॉम ऑल स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। कहीं पे अगर कहीं पे पानी बहुत दिनों से रुका हुआ है तो वहाँ पे गैस बनने की संभावना हो सकती है। इसलिए बोल रहा है कि जो इनटेक एयर है, ऐसा ना हो यहाँ पे समझ लो गैस वैस बहुत जमी है पानी में, पानी बहुत दिन से रुका हुआ है तो गैस बन सकती है यहाँ पे अपना जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और इनटेक एयर यहाँ से आ रही है, तो जितने भी हार्मफुल गैसेस है उसको लेके छीटा जा रही है आदमियों के पास, जिसकी वजह से वहां पे लोगों की मृत्यु हो जा रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो इंटेक एयर हमेशा जो स्टेगनेंट वाटर है मतलब रुका हुआ पानी, तो वहां से हमेशा उसके उससे दूर से ट्रेवल करना चाहिए, उसके साथ उसके ऊपर से ट्रेवल या फिर उसके पास से ट्रेवल नहीं करना चाहिए। इन एनी माइन और पार्ट एवरी कनेक्शन बिटवीन द मेन इंटेक एयरवे एंड मेन रिटर्न एयरवे। हर माइन या फिर पार्ट जो भी कनेक्शन है मेन इंटेक एयरवे और मेन रिटर्न एयरवे, देयर शैल बी प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट 2 doors। जो मेन इंटेक एयरवे है या फिर मेन इंटर रिटर्न एयरवे है वहां पे कम से कम 2 डोर होना चाहिए। सो स्पेस दैट द where one door is open and other door to be closed at any time, at least one of the door is always closed। मतलब जहाँ पे कनेक्शन है समझ लो ये इंटेक एयरवे है, ये रिटर्न एयरवे है। यहाँ से हवा जा रही है और यहाँ से हवा आ रही है, तो यहाँ पे कम से कम 2 डोर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इंटेक यहाँ पे 2 डोर होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 डोर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, मतलब समझ लो ये एक ये 2 डोर है। मतलब ये दो डोर है, वो सेपरेट कर रहे हैं इनटेक और रिटर्न को। तो समझ लो, लेकिन यहाँ से लोगों को पास होना पड़ता है, तो अपन को ये 2 डोर अपने को मिनिमम 2 डोर प्रोवाइड करना है। और अगर एक डोर खुला रहेगा तो दूसरा डोर डोर बंद रहेगा। नॉर्मली जो अंडरग्राउंड माइंस में अपन जो बेल्ट कन्वेयर के जो पट्टे रहते हैं उसको यूज करते हैं अपना मतलब वो जो एयर है उसको मतलब सप्लाई नहीं करने के लिए। मतलब इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे को सेपरेशन करना है अपने को, और वहां पे उस 2 डोर्स होना चाहिए और कम से कम एक डोर ओपन है दूसरा डोर क्लोज होना चाहिए, और हमेशा एक कम से कम एक डोर तो क्लोज होना ही चाहिए। रेगुलेशन नंबर 134 मिसिंग हो गया, मतलब वहां पे वो एक्सप्लिट हो गया है। रेगुलेशन नंबर 135 ब्रिटिश डोर स्टॉपिंग एंड एयर क्रॉसिंग। जो ब्रिटिश है डोर स्टॉपिंग और एयर क्रॉसिंग मतलब जो जो इक्विपमेंट यूज होता है वेंटिलेशन इंप्रूव करने के लिए वो मेंशन किया है। तो स्पेस बिटवीन द फ्रोम ऑफ एवरी वेंटिलेशन डोर। वेंटिलेशन डोर क्या होता है, ऐसा एक डोर रहता है माइंस में रेड कलर का, रेड कलर जनरली दिखता है वहां पे। तो वहां पे आजू बाजू में मतलब यहाँ से अपन सीमेंट की जो ईट ईट वाली एक वॉल बनाते हैं और उसमें एक डोर बनाते हैं जिसकी वजह से हवा जो हो वहां से पास ना हो। ठीक है, वो परमानेंटली ये नॉर्मली जहाँ से अपन माइंस में अगर जाते हैं तो वहां पे बना रहता है, तो वहां पे एक डोर रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेंटिलेशन डोर। वेंटिलेशन डोर मतलब हवा को पास नहीं होने देता कोई भी चीज में। ठीक है। द स्पेस बिटवीन द फ्रेम ऑफ एवरी वेंटिलेशन डोर। ये जो डोर है तो डोर का ये फ्रंट व्यू होगा तो ऐसा होगा। ठीक है। अब साइड व्यू डोर का ऐसा होगा। ठीक है। द स्पेस बिटवीन द फ्रेम ऑफ एवरी वेंटिलेशन डोर एंड द रूफ एंड साइड्स ऑफ द रोडवे शैल बी बिल्ट अप विद मशीनरी एंड कंक्रीट। जो फ्रंट व्यू है जैसे डोर है तो उसके आजू बाजू जितना भी मतलब है उसको जो साइड्स हो या तो रूफ हो उसकी ऊपर, फिर ऊपर वाला भाग या फिर साइड्स हो, तो उसको अपने को मंसूरी या फिर कंक्रीट से अपने को बिल्ड करना है। और वो कम से कम 25 सेंटीमीटर इन थिकनेस होना चाहिए। ये बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर इसका साइड व्यू देख रहे हैं अपन अगर, तो 25 सेंटीमीटर थिकनेस उसकी होना कंपलसरी है। ठीक है। एवरी डोर शेल बी सेल्फ क्लोजिंग। वो डोर अपने सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए। जैसे अपन एसी का डोर देखते हैं अपन, जैसे अपन खोलते हैं और वैसे अपन जैसे अंदर घुसे तो सेल्फ क्लोजिंग रहता है, वैसे वेंटिलेशन डोर भी सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए। एवरी स्टॉपिंग बिटवीन द मेन इंटेक एयरवे
main intake and main return airway shall be constructed of the मंसूरी और brickwork. हर स्टॉपिंग आपने देखे, आपने माइंस में देखे होंगे, एक ऐसे एक तरफ से एक ऐसे ऐसे ईंटे रहते हैं क्यूबिकल के फॉर्म में, तो उसका जो थिकनेस रहता है मिनिमम 25 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। और ये फेस होना चाहिए लाइम सीमेंट या फिर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर, मतलब उसको एक जो यहाँ पे प्रॉपर सीमेंट से मतलब उसको छिड़का होना चाहिए, प्लास्टर होना चाहिए, जिसकी वजह से लीकेज ऑफ एयर ना हो। 25 सेंटीमीटर थिकनेस ऐसी वाली है, ठीक है, साइड व्यू केस में। Partition and walls of every air crossing shall be not less than 25 centimeter in thickness if constructed not properly reinforced। मतलब अगर वहाँ पे जब पार्टीशन और वॉल्स हो सारी एयर क्रॉसिंग के, तो आपने डोर के वेंटिलेशन डोर के बारे में पढ़े और स्टॉपिंग के बारे में पढ़े। और एयर क्रॉसिंग मतलब समझ लो यहाँ से एक क्रॉसिंग होती है ऐसी, जहाँ से एयर मतलब यहाँ से इंटेक या फिर रिटर्न एयरवे को पास करने वाली, मतलब यहाँ से अगर इंटेक जा रही है तो यहाँ से रिटर्न जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एयर क्रॉसिंग। तो उसमें भी अगर अपने को करना है, मतलब मतलब सीमेंट से या फिर मैंसूर या फिर सीमेंट ब्रिक्स है, तो कम से कम वो 25 सेंटीमीटर थिकनेस होंगी एयर क्रॉसिंग का, अगर नॉट प्रॉपरली रीइंफोर्स्ड। अगर उसने क्वेश्चन में दिया अगर नॉट प्रॉपरली रीइंफोर्स्ड तो 25 सेंटीमीटर, और अगर प्रॉपरली रीइंफोर्स्ड बोला है तो 15 सेंटीमीटर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसमें बस इतना याद रखना, अगर प्रॉपरली मतलब हर जगह तो 25 सेंटीमीटर की करना है, और अगर उसने बोला कि प्रॉपरली रीइंफोर्स्ड बोला है तो अपने को 15 सेंटीमीटर पे क्लिक करना है। वैसे तो एयर क्रॉसिंग और सबका डिफरेंट है, लेकिन एयर क्रॉसिंग नॉर्मली सब में 25 टिक करना है, और 15 सेंटीमीटर तब करना है जब प्रॉपरली रीइंफोर्स्ड लिख के आया तब। A competent person shall examine every airway, air crossing, ventilation stopping or door in use at least once in 30 days and shall record the result. कॉम्पिटेंट पर्सन को हर एयरवे, हर एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग या फिर डोर को कम से कम 30 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करना है। वो जैसे आपने पढ़े थे कि जो 30 दिन में उसको वेलोसिटी मेजर करना है, और 30 दिन में एक बार कम से कम हर एयरवे, हर एयर क्रॉसिंग, हर वेंटिलेशन स्टॉपिंग और डोर जो यूज में है उसको कम से कम इंस्पेक्शन करना है, उसके रिजल्ट रिकॉर्ड करेगा। रेगुलेशन नंबर 136, ऑक्सिलरी फैन। Every auxiliary fan shall work in a manner that a sufficient quantity of air can reach so as to ensure that it does not recirculate the air। हर auxiliary fan जो भी अपन यूज कर रहे हैं अंडरग्राउंड में, उसमें एक sufficient quantity of air यूज हो, और वो मतलब हर फेस में मतलब हो और रिसर्कुलेट ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि ऑक्सिलरी फैन यहीं पे हवा फेंक रहा है, उसका एम है कि वो यहाँ पर हवा जाए और वो यहीं से वापस रिसर्कुलेट होकर वहीं 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 घूम रही है, तो उसका यूज नहीं होगा। ऑक्सिलरी फैन है एयर डक्ट, ऐसे डक्टिंग जैसे अपन यूज में देखते हैं, जैसे डक्टिंग रहती है फॉर कंडक्टिंग द एयर टू फॉर्म टू फेस और ब्लाइंड एंड एंड टू एंश्योर एडुकेट सप्लाई ऑफ एयर विद इन 45 मीटर ऑफ द फेस और ब्लाइंड एंड। समझ लो अपना ये फेस चल रहा है यहाँ पे वहाँ, और तो फेस जो जो रेगुलेशन बोलता है कि जो फेस से 4.5 मीटर के अंदर 4.5 मीटर के अंदर आपको हवा पहुंचाना जरूरी है ऑक्सिलरी फैन से, ठीक है। ब्लाइंड एंड मतलब जो मतलब फेस चल रहा है और उसका मतलब कोई एंड नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड एंड। मतलब एक फेस ही रहता है जिसका जो हमेशा चलते रहता है, उसको बोलते हैं फेस। फेस का मूविंग फ्रंट और मतलब इन बाय और आउट बाय ऑफ एनी गैलरी इज कॉल्ड एज फेस, और ब्लाइंड एंड भी सेम टू सेम ही रहता है, बस फेस का मतलब ब्लाइंड एंड एक फेस का छोटा पार्ट है, ठीक है। तो अपने को जो फेस है फिर ब्लाइंड एंड है, तो वहां से 4.5 मीटर के अंदर अपने को हवा पहुंचाना कंपलसरी है। एक अपन इसमें रेगुलेशन में अपन एक स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन पढ़े, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट से कम मतलब ज्यादा होना चाहिए, तो 19% से ज्यादा होना चाहिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इन्फ्लेमेबल गैस है वो 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने पढ़े कि जो मैकेनिकल वेंटिलेटर में क्वांटिटी ऑफ एयर कितने दिन में मेजर करना है, तो 30 दिन में एक बार अपने को मेजर करना है। फिर अपन ने पढ़े कि जो ये मतलब जो स्टॉपिंग होना चाहिए वो कितने होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर थिकनेस है इफ नॉट प्रॉपर्ली रीइंफोर्स्ड, और अगर प्रॉपर्ली रीइंफोर्स्ड किया तो 15 सेंटीमीटर इन थिकनेस होना चाहिए। और जो ऑक्सिलरी फैन है वो कितने मीटर मतलब फेस से कितने मीटर के अंदर उसको जो हवा है वो अच्छी पहुंचाना चाहिए, तो 4.5 मीटर के अंदर 23 से फिर बैलेंस पहुंचाना चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना जाए इसलिए।